नताशा, जो सुमित थोड़ी देर पहले मेटल कंपनीज की बात बोल रहे थे, आज हम सुबह एक टाटा स्टील का बयान भी सुन रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हो सकता है स्टील के दाम कुछ आगे बढ़ जाएं, कुछ और बढ़ाने पड़ जाएं, क्योंकि उनको जो कुकिंग ऑयल है उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और ये सिर्फ टाटा स्टील, क्योंकि बड़ी कंपनी है प्राइवेट सेक्टर में, सेल के आउटलुक को यानी कि इसके प्राइसिंग फैक्टर को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद कोई खबर उसको चेज कर रही है। क्योंकि आज आप इस गिरावट में देखें, जो स्टील पैक है वो थोड़ा सा ठीक चल रहा है, चाहे टाटा स्टील हो चाहे फिर सेल हो। कल भी सेल बढ़त में था। इस पे आपका आउटलुक क्या है? क्या स्टील कंपनीज वैल्यूएशन के फ्रंट पे अभी ठीक लग रही हैं आपको थोड़ा? देखिए, मेटल कंपनीज जो हैं, पर्टिकुलरली जो स्टील है, उनको एक चीज़ से जो सबसे बड़ा बूस्ट मिला है कि प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो गए हैं। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं MIP डालने का ऑन सर्टन प्रोडक्ट्स, उसका भी बेनिफिट मिला है। अब थियोरेटिकली ये है कि इंटरनेशनली शायद प्राइसेस सुधर सकें, क्योंकि देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन दैट डिमांड वुड पिक अप बोथ इन चाइना एज वेल एज US। लेकिन अभी तक किसी तरह का रिकवरी इन डिमांड देखने को नहीं मिला है एज फार एज द कंपनीज आर कंसर्न। कोई भी किसी भी तरह का अर्निंग्स में सुधार नहीं आया है और ना ही अभी एक्सपेक्टेड है। एट द सेम टाइम जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस बिहेव कर रही हैं, उसकी वजह से मार्जिन प्रेशर, जैसे आपने ठीक कहा कि कोकिंग कोल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, उसकी वजह से एक मार्जिन प्रेशर भी आ सकता है, जो कि इस समय गिवन द फैक्ट कि इन सभी कंपनीज के अर्निंग्स इतनी ख़राब आई हैं, तो इट इज़ अगेन अ नेगेटिव इवेंट फॉर देम। सो वी वुड प्रेफर टू स्टे अवे टिल सच टाइम एज देयर इज सम काइंड ऑफ अ रिकवरी इन डिमांड। जी चलिए, टाटा ग्रुप की बात हुई है तो आज एक अहम बैठक भी है टाटा सन्स के बोर्ड की। 3:30 बजे अहम बैठक है और साइरस मिस्त्री की शामिल नहीं होने की खबरें भी हैं इसमें। और भी अपडेट लेते हैं। अनुराग हमारे साथ मौजूद भी है। अनुराग, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? जिस तरह से जो आज टाटा सन्स की जो बोर्ड बैठक है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 अक्टूबर के बाद से, जब से साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया गया है और रतन टाटा ने इंटरिम चेयरमैन का पद संभाला है, उसके बाद पहली बार टाटा सन्स का बोर्ड मिल रहा है। और हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक आज की जो बोर्ड बैठक है, टाटा सन्स की बोर्ड बैठक है, इसमें साइरस मिस्त्री हिस्सा नहीं ले रहे हैं। वो अपना विरोध जता रहे हैं कि जिस तरह से उन्हें चेयरमैन पद से हटाया गया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, और इसका विरोध जताते हुए आज वो इस बोर्ड बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इससे पहले रतन टाटा ने आज है एक इनफॉर्मल मीटिंग की है जो बोर्ड मेंबर्स है, और नए जो बोर्ड में शामिल हुए 2 मेंबर्स, JLR के CEO रॉल्फ पैथ और TCS के MD CEO N चंद्रशेखर, उनके साथ आज सुबह बोर्ड जो है रतन टाटा ने एक इनफॉर्मल मीटिंग की। इसके अलावा जो दूसरे बोर्ड मेंबर्स है उनके साथ भी रतन टाटा ने मुलाकात की है कि आज की जो बोर्ड बैठक है उसका एजेंडा किस तरह से होगा और किस तरह से रणनीति इस बोर्ड बैठक में तैयार की जाएगी। और जब मोटा अगर जो आज की जो टाटा सन्स की बोर्ड बैठक है उसके एजेंडे की बात की जाए तो टाटा सन्स की तरफ से यही कहना है कि एक रेगुलर मीटिंग है और जिसके अंदर ग्रुप कंपनियों के जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है उसका लेकर रिव्यू होगा। लेकिन आज की बोर्ड बैठक में जो बड़ा मुद्दा होगा कि जिस तरह से साइरस मिस्त्री के पास भी जो प्रॉक्सी वोटिंग राइट्स है ग्रुप कंपनियों के और शेयर होल्डर्स की मीटिंग को अटेंड करने के और वोट करने की, तो उसको किस तरह से स्क्रैप किया जाए, ये एक मुद्दा रहेगा। क्योंकि आप देखें जिस तरह से जो पिछली कई सारी बोर्ड बैठक हुई, चाहे इंडियन होटल्स की बात कर लीजिए, टाटा केमिकल्स की बात कर लीजिए, टाटा स्टील की बात कर लीजिए, टाटा मोटर्स की बात कर लीजिए, तो इन सभी बोर्ड बैठक के अंदर साइरस मिस्त्री को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से पूरी तरह से बैक किया है, उनके काम को सराहा है। लेकिन इसके विपरीत इन सभी कंपनियों के अंदर टाटा सन्स ने जो है EGM का नोटिस दिया है और साइरस मिस्त्री को चेयरमैन से, इन कंपनियों के चेयरमैन से और डायरेक्टर के पद से हटाने के लिए बुलाया है। तो आज की बोर्ड बैठक इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगी कि आगे की रणनीति जो टाटा सन्स के बोर्ड मेंबर्स है वो किस तरह से लेते हैं और अगला प्रहार है या अगली जो साइरस मिस्त्री के लेकर है किस तरह की रणनीति बनाते हैं। बिल्कुल, नो डाउट टाटा ग्रुप के सभी शेयर्स पे हमारी नजर रहेगी, स्पेशली TCS को लेकर, जिसपे एक अहम जानकारी भी अनुराग भी आपको बता रहे हैं। टाटा सन्स की जो बैठक है उसमें साइरस मिस्त्री नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने अभी रेस किया है। लेकिन इस बीच पीसी ज्वेलर्स करीब 11% ऊपर आ गया। 2 दिन के ये कह सकते हैं कि पनिशमेंट के बाद आज वापस बाजार ने इसको एक रिलीफ दिया है। पीसी ज्वेलर्स के अंदर एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। टाइटन के बारे में थोड़ी देर पहले आपको आनंद बता भी रहे थे, क्योंकि देखिए जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस ज़्यादा थी, जो अनऑर्गेनाइज्ड थे, वहाँ पे आपको डैमेज ज़्यादा मिलेगा, बुक्स में प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखेंगी। लेकिन जो ब्रांडेड ज्वेलरी भी थे, जिनके पास बुक्स मेंटेन की जाती है, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज के ज़्यादातर नॉर्म्स को पूरा भी करना होता है, ऑडिटेड फाइल्स भी होती हैं,
तो उसमें देखेंगे उन ज्वेलरी वाली कंपनीज पे आपको ज़्यादा तेज़ रिएक्शन आएगा। वो इमीडिएट रिएक्शन के तौर पर, गिरावट के तौर पर पीसी ज्वेलर्स में दिखे या फिर रिकवरी आपको पीसी ज्वेलर्स में वापस दिखे। तो इन दोनों के अंदर ही एक तेज़ मोमेंटम है। और गीतांजलि जेम्स भी आप देख सकते हैं, उसके अंदर भी हमको दिखा है कि थोड़ी बहुत रिकवरी आती हुई दिखी है। और अब कुछ एक हाउसिंग कंपनी यानी कि जहाँ पे स्पेकुलेशन था कि ये सबसे बड़े लूजर्स रहेंगे इस बार सेक्टर के, क्योंकि नोटबंदी हुई है, वहाँ पे निचले स्तरों से कुछ खरीदारी है। ये कितनी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जिट का रूट ढूंढा जा रहा है, इसको कैसे समझें, ये फिलहाल अभी कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इनमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी फैसले सरकार ने मैक्रो लेवल पे लिए हैं उसका असर आने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन ज्वेलरी कंपनीज के अंदर खरीदारी वापस देखने को मिल रही है। एक बार हम राय आनंद से ले ही चुके हैं, टाइटन पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आप इस पर्टिकुलर शेयर में ट्रेड करें। नताशा, रियल एस्टेट पर आपका कुछ व्यू है क्या? आप इसको कवर करते हैं? और दूसरा, अगर कवर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज टूट रही हैं। कल भी हमने देखा था ओबरॉय चल रहा था, आज पार्श्वनाथ चलने लग गया, अंसल हाउसिंग चलने लग गया। ये कुछ एक छोटी मोटी कंपनीज वापस पुल बैक दिखा रही हैं, इसको कैसे समझें हम? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखिए तो जो ये डीमोनेटाइजेशन एफर्ट्स हुए हैं और एक जो गवर्नमेंट ने मूव लिया है टू कर्ब ब्लैक मनी, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट सेक्टर पे आने की संभावना है, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ इमीडिएट ट्रांजैक्शंस। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखिए तो इट वुड इंक्रीज अ कॉन्फिडेंस इन द सेक्टर, इट वुड हेल्प टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस, बिकॉज लैंड के जो पार्सल्स थे जिसमें कि अभी तक कैश का को यूज़ किया जाता था फॉर पेमेंट, दैट वुड कम ऑफ। तो ओवरऑल देयर बी अ करेक्शन इन प्राइसेस and then there will be an entry of genuine buyers into the sector. तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म सिनारियो फॉर रियल एस्टेट लुक्स क्वाइट अट्रैक्टिव। लेकिन नियर टर्म में क्योंकि जो स्पेकुलेटर्स हैं और जो लोग कैश ट्रांजैक्शंस हाई रखते थे उनका नहीं पार्टिसिपेट करने की वजह से वी कुड सी सम प्रेशर एटलीस्ट इन द नियर टर्म। जी आनंद, अभी थोड़े पहले हम टाटा ग्रुप की बातचीत कर रहे थे, टाटा सन्स की आज बोर्ड बैठक भी है। इस पूरे स्पेस में अलग अलग न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, चाहे आप टाटा स्टील की बात कर लें प्राइस रिवीजन को लेकर, टीसीएस की बात कर लें प्राइसिंग को लेकर, या फिर FY17 की गाइडेंस घटाने को लेकर जो नैस्कॉम की तरफ से आई है, या टाटा मोटर्स में JLR रिकॉल को लेकर, सब में अपने अपने इंडिविजुअल न्यूज़ फ्लोज भी हैं। लेकिन अबव ऑल टाटा सन्स को लेकर जो बोर्ड बैठक है वो ज़रूर जारी है और वहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आएगा जिस पर शेयर्स रिएक्ट करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे ग्रुप को, और प्रिफर्ड पिक इस पूरे ग्रुप में से कोई? इस वक्त प्रिफर्ड पिक कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। टाटा ग्लोबल ब्रेवरेज का रिजल्ट ठीक था, मोटर्स का वैल्यूएशन ठीक दिख रहा है और शायद अगले साल से उनका पोर्टफोलियो भी इम्प्रूव होना शुरू होगा। लेकिन एक गवर्नेंस का जो प्रीमियम मिलता था टाटा ग्रुप को वो अब शायद चला जाए, और जिस तरह से लड़ाई चल रही है वो इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी ऑपरेटिंग मैनेजमेंट को इसके ऊपर मार्केट के ऊपर ध्यान देने के बजाय वो इस बोर्ड के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा अगर शुरू कर दें तो बिज़नेस में ज़रूर थोड़ी सी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो मेरा हिसाब से पूरा ग्रुप का वैल्यूएशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो मिस्त्री साहब कर रहे थे जो कि डेट रिडक्शन और एसेट सेल, अगर ये राह पड़े रहे और लगे रहे टाटा ग्रुप, तो शायद काफ़ी कंपनियां हैं इस ग्रुप में जो टर्न अराउंड की संभावना दिखा सकती है। टाटा केमिकल्स है, टाटा कम्युनिकेशन है, इस सब ने ऑलरेडी कुछ एसेट सेल किए हैं, कुछ और बाकी है, और इस सब से फ़ायदा आपको अगले साल 2 साल में मिलना ज़रूरी है। इस बीच एक और शेयर देखिए जो दिन के समय उच्चतम स्तरों पर है, वो है डेल्टा कॉप। डेल्टा कॉप का बिजनेस थोड़ा रियल एस्टेट के सिवा कैसीनो का भी है। हालांकि लोगों के पास पैसा कितना होगा कैसीनो में जाके अब खेलने का, एक सवालिया निशान है। लेकिन हाँ, शेयर ने रिएक्शन दिया है और इस समय दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। तो सुमित, डेल्टा कॉप पे आपके पास तो ज़्यादा रिसर्च रहती है डेल्टा कॉप को लेकर। डेल्टा कॉप के दरअसल डिम्पी 3 इनके कैसीनो हैं गोवा में जो कि ऑपरेटिव हैं, और उसमें डेल्टन जैक जो इनका प्रोमिनेंट कैसीनो है उसमें सबसे काम भी होता है। तो वैसे भी लोअर लेवल से एक अच्छी बाइंग है। रियल एस्टेट एसेट्स कंपनी के बहुत बड़े बड़े पड़े हैं कंपनी के पास। 2 हफ्ते में शेयर बहुत टूट भी चुका है, 30% के आसपास करेक्शन दिखा चुका है। तो एक अच्छी वैल्यू कह सकते हैं जिसकी वजह से शायद बाइंग देखने को मिली है। क्या कहते हैं नताशा, आप इसे अगर ट्रैक करती हैं डेल्टा कॉप को या इस बिजनेस को, मॉडल को ही, तो आपको लगता है कि इसमें अब है कुछ प्रोमिनेंट स्कोप अभी भी बाइंग का? I'm sorry, we don't track this company. ठीक है, नो डाउट। लेकिन ऐसी कुछ ही कंपनी ज़रूर हैं जो आज थोड़ा प्ले कर दी। आज सुबह हमने देखा था कि जुबिलेंट लाइफ साइंसेज भी एक बार हिम्मत दिखा के ऊपर आया था। हालांकि अभी पूरी तरह से फ्लैट या अपनी सारी बढ़त को खो रहा है।
अभी भी 1.5% है, सुबह 4% के आसपास की बढ़त दिखा रहा था। तो ये थीम बेस्ड कंपनीज हैं जो थेमेटिक हैं, जिनका कोर बिजनेस है, सिर्फ उस पर्टिकुलर बिजनेस के साथ ही चलती हैं, उन पे आप देखेंगे पूरी तरह से एक वापस से आपको पुल बैक देखने को मिल रहा है। एक बार पीसी ज्वेलर्स के अलावा आप गीतांजलि जेम्स का शेयर वापस देखें आप स्क्रीन पर, अब ये बढ़त करीब 7% की हो चुकी है। तो 3-4 प्लेयर आप देखेंगे, एक तो गीतांजलि जेम्स, पीसी ज्वेलर्स, टाइटन, ये कुछ एक प्लेयर्स आगे आए हैं। स्पेकुलेटिव में अगर आप देखें रियल एस्टेट से तो पार्श्वनाथ के अंदर एक अच्छा मूव मिला है, डेल्टा कॉप एक ऊपर आके शेयर आके ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे कंजम्पशन स्टोरी नो डाउट जो थेमेटिक शेयर्स में है वो शायद एक बार इमीडिएट रिएक्शन को अब धीरे धीरे मार्केट के साथ डिस्काउंट करिए। आनंद, यही एक मेरा सवाल होगा। देखिए टाटा ग्लोबल और टाटा बेवरेजेस जो है, इस तरह की कंपनीज हैं जिनका बहुत ही थेमेटिक है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट सिर्फ रेस्टोरेंट में हैं, जुबलेंट फूडवर्क जंक्स फूड्स के अंदर है। यहाँ पे कंजम्पशन स्टोरी बहुत तेज थी। ठीक है, नोटबंदी का असर होगा, लेकिन जो फ्लेवर है मार्केट का और जिसके लिए भारत जाना जाता है अपनी कंजम्पशन के लिए, ये शेयर उसमें बहुत जल्दी रिएक्शन भी देना शुरू कर रहे हैं। क्या किसी थीम बेस्ड शेयर के अंदर या फिर सेगमेंट को आप ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? स्पेशलिटी रेस्टोरेंट को तो मैं नहीं पसंद कर रहा हूँ। अगर आप जुबिलेंट फूड देखेंगे तो वो स्ट्रगल ही कर रहा है और कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है। मार्केट को बहुत पसंद आता है फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न, क्योंकि अर्निंग्स तो आती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी अर्निंग्स और क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनका जो सेम स्टोर सेल्स है वो कम ही होता रहता है। तो और अब जो डिमोनेटाइजेशन हुआ और इसके बाद जो आप जीएसटी का प्रभाव देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये अगले कुछ कई तिमाहियों के लिए आपको ये स्पेशलिटी रेस्टोरेंट से कोई बहुत खास फ़ायदा मिलने वाला है। अब मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते, अर्निंग्स ज़रूर नहीं बढ़ेंगी, इतना मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। वो बाकी अब मार्केट इसको कितना डिस्काउंट करने को तैयार है और कितना आगे वैल्यूएशन करने को तैयार है वो कहना मुश्किल है। इस वक्त मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा तवज्जो उस शेयरों पर देना है जो एक तो या तो गवर्नमेंट स्पेंड पे रिलेटेड है या कुछ हद तक एक्सपोर्ट करते हैं, भले डोमेस्टिक में भी बेचते हों। तो ऐसे काफ़ी क्षेत्र हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स आपका ऑलरेडी अच्छा चल कर रहा था, फार्मास्यूटिकल्स जहाँ पे कई सारी कंपनियां हैं जो जिनका करेक्शन आ गया, छोटी आईटी कंपनियां जो थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड मॉडल है वहाँ पे भी काफ़ी ठीक ठाक माहौल बना हुआ है। और कुछ हद तक इस वक्त जो है कमोडिटी क्षेत्रों में आप रुझान ऊपर की तरफ देख रहे हैं। वो कितने दिन तक चलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ट्रंप साहब आके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ध्यान देंगे यूएस में, तो डेफिनेटली एक हद तक जो ओवर सप्लाई का सिचुएशन बना हुआ है मेटल्स में वो थोड़ा कम होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बीच पीसी ज्वेलर्स दिन की उच्चतम स्तरों के आसपास आके कामकाज कर रहा है और ये 37 रुपये की बढ़त इस समय इस शेयर में आपको दिख रही है। इसके अगर आप कैश और डेरिवेटिव्स में दिखेंगे तो आपको क्लियरली डिफरेंस दिखेगा। आप ये देख पा रहे हैं पीसी ज्वेलर्स का कैश करीब 11% और फ्यूचर्स करीब 6% है। असल में आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, फ्यूचर्स के अंदर जो लोग पोजीशन लेते हैं उनकी एक लॉन्ग टर्म पोजीशंस होते हैं, लेकिन कैश के अंदर जहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस आज इंट्राडे में क्रिएट की जाती हैं वहाँ पे आके पुल बैक रैली मिलती है, क्योंकि वो किसी भी रेट पे आके अपनी कैश पोजीशंस को आके शॉर्ट को कवर करेंगे, नहीं तो उनका माल ऑक्शन में चला जाएगा। और दूसरा फ्यूचर के अंदर आप ये भी देखिए, क्योंकि क्वांटम बड़ा है, लॉट साइज बड़ा होता है, जिसमें आप लॉट में बिकता है और लॉट में ही आता है। और यहाँ पे प्रीमियम जो डिस्काउंट है आप कैश के मुकाबले देखें, ये अब कंपनी डिस्काउंट में है क्योंकि इसका फ्यूचर नीचे है। यहाँ पे आप 6% की बढ़त है और प्राइसिंग के हिसाब से भी देखें 366 का है। एक्चुअली बढ़त आपको दिख रही है लेकिन फ्यूचर में डिस्काउंट है क्योंकि ट्रेडर्स फ्यूचर्स में पोजीशन नहीं ले रहे हैं। जो भी पोजीशन ली जाई है वो कैश में ली गई है। शॉर्ट कवरिंग जो भी आ रही है वो सिर्फ कैश में आ रही है। कैश का कंपोनेंट आपको ज़्यादा एक्टिव दिखेगा। आप परसेंटेज में भी देखिए 10 से 12, 12 से वापस 10, ये सब कुछ आपको कैश में दिखेगा, फ्यूचर में कम। जी रादर डिम्पी, अगर आप इसके कैश में भी एनएससी का भाव और एनएससी का फ्यूचर मैच कराएंगे तो दोनों का भाव सेम है। 345 रुपए पे एनएससी फ्यूचर है और एनएससी कैश का जो भाव वो 347 रुपए पे है। तो कैश में एनएससी का और कैश में एनएससी फ्यूचर का भाव जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बीएससी और एनएससी में जो स्प्रेड है वो काफी ज्यादा है। यानी कि जो स्प्रेड की डिम्पी बात कर रहे हैं वो स्प्रेड बीएससी और एनएससी के बीच में है, जबकि कैश और फ्यूचर के बीच में जो स्प्रेड है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो एनएससी बीएससी के भाव को आप देखें उनमें एक बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर फ्यूचर और कैश में देखेंगे तो मोर लेस ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई पड़ रहा है, एनएससी का कैश और एनएससी का फ्यूचर। लेकिन इस बीच पीसी ज्वेलर में जरूर एक जोरदार बाइंग देखने को मिली है। आनंद, एक आपसे रिएक्शन आखिरी में चाहेंगे अंबुजा सीमेंट को लेकर भी। एक पूरे सीमेंट स्पेस में रादर कुछ में बाइंग है, लेकिन अंबुजा और एसीसी लगातार बिकवाली दिखा रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं दोनों शेयरों पर?
बहुत महंगे हैं और अब जो जिस तरह का वॉल्यूम ग्रोथ की संभावना थी वो आने की संभावना नहीं रहती है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी इंडस्ट्री का 70% से नीचे है। प्राइस बढ़ने की संभावना नहीं है क्योंकि डिमांड कम हो जाएगा। आनंद जी, सस्ते कब होंगे? आप बहुत महंगे तो बोल रहे हैं, सस्ते कब होंगे? अब इतना टूटने के बाद भी अगर सस्ते नहीं हुए साहब, तो $220 पर टन पर अगर आप खरीदने को तैयार हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। सीमेंट में बाकी कंपनियां भी हैं जो उसके आधे रेट पे हैं और उसके आधे के आधे रेट पे भी हैं। तो मैंने इसमें कोई वैल्यू बाय अभी नहीं है, कोई भी कंपनी उठा के देख लें? नहीं, तो मैंने कहा ना, छोटी कंपनियां जो हैं, अगर आप जैसे आप मंगलम सीमेंट दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, मंगलम सीमेंट का वैल्यूएशन अभी शायद $40 पर टन होगा और जबकि अंबुजा का साइड शायद $200 पर टन होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में आपको ज़्यादा निवेश करने की इच्छा है। बिल्कुल। इस बीच TBZ एक दूसरा रियल ज्वेलरी काउंटर है जो कि इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पर आ चुका है, लेकिन मार्केट नहीं आ रहा। जो आ रहा है वो पर्टिकुलर कुछ थीम बेस्ड सेक्टर्स आ रहे हैं। जो कन्विक्शन की कमी है मार्केट के अंदर क्लियरली विजिबल है। बाजार बंद होने में सिर्फ 50 सेकंड का समय, लेकिन आप देखें सेक्टोरियल कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ। कुछ एक चुनिंदा रियल एस्टेट की कंपनीज ऊपर आई हैं या ज्वेलरी कंपनीज ऊपर आई हैं, अदरवाइज मार्केट में कोई कन्विक्शन नहीं दिख रहा। आज मार्केट को सिर्फ आप एक चीज़ के लिए तो कह सकते हैं कि ठीक रहा, वो ये था कि आज हमने नए लो टेस्ट करके भले आ गए, लेकिन किसी तरह से 8100 के आसपास क्लोजिंग देने की हिम्मत कर रहे हैं। 8100 अपने आप में कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। इंपॉर्टेंट लेवल अपने आप में 8000 का लेवल है, जहाँ पे पुट्स अब धीरे धीरे राइट हो रही हैं। पुट्स को बेचा जा रहा है और समझा जा रहा है कि 8000 के आसपास मार्केट एक सपोर्ट लेगा, लेकिन फिर भी कल के लेवल और आज के लेवल में अगर आपको डिफरेंस गिरावट में ना दिखे, क्योंकि पिछले 6 दिन से ऐसा हो रहा है कि बाजार किसी भी लेवल पे खुले लो पे ही क्लोज करता था, आज ऑलमोस्ट फ्लैट पे हम क्लोज कर रहे हैं। तो ये बाजार के लिए कम से कम एक राहत भरी बात है। और सुमित, अब देखिए इस सेक्टर के अंदर आईटी के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं। आज सुबह हमने 3 सेक्टर गिनवाए थे कि इनकी रिकवरी पे आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक था आईटी, दूसरा था फार्मा और तीसरा था बैंकिंग। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी और वहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कुछ कवरिंग आए, क्योंकि धूमिल तो था कि कवरिंग कितनी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि शॉर्ट्स पहले से और शॉर्ट्स का जो बियर है उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, वो शायद जल्दी जल्दी कवर ना भी करें। तो ये जो एक चीज़ रहती है ना मार्केट के अंदर की कन्विक्शन की जो कमी है, वो क्लियरली आज के ट्रेड में फिर भी देखने को मिली है। कल 2 चीज़ पे आपको फिर से ज़्यादा ध्यान देना होगा। पहला, एक तो रुपए की ओपनिंग आपको कैसे मिलती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 14 साल के उच्चतम स्तरों पर पहुंचा है और इमर्जिंग करेंसीज के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अभी थैंकफुली ये हो रहा है कि हम 68 के ऑन द एज खड़े हैं, 68 को हमने तोड़ा नहीं है। और दूसरा, फिर से हमको ग्लोबल संकेत का तीसरे दिन भी मजबूत मिलते हैं और FIs की बाइंग मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि 7,500 करोड़ रुपए की सुमित बिकवाली FIs ने की है सिर्फ 5 दिन में। जी, तो इन सभी आंकड़ों के बीच में बाजार में लेकिन एक चीज़ बोलनी पड़ेगी डिम्पी, सुबह 81-15 पे खुला और बंद 80-80 पर हुआ, यानी 20-25 अंकों की रेंज में बाजार पूरे दिन ऊपर नीचे होता रहा और एंड में वही क्लोजिंग थी। सब कुछ फ्लैट है, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट, बैंकिंग फ्लैट, सेंसेक्स फ्लैट, IT फ्लैट, लेकिन डैमेज जो था वो पूरे दिन में हो चुका है। आनंद, इस क्लोजिंग पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आपने ऑलरेडी समराइज कर दिया है। पिछले 2 दिन से एक्चुअली मोर और लेस उसी रेंज में, कल भी उसी रेंज में क्लोज हुआ था जितना डे बिफोर में हुआ था। तो इस वक्त इंडेक्स के ऊपर जो है वो ध्यान देना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। उसके इंडेक्स कंपोनेंट्स और मिड कैप में अभी बहुत ज़्यादा एक्शन है और ज़्यादातर नीचे की तरफ है। उसमें आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा शेयर ऐसा है जो आपकी बाइंग रेंज में आ जाता है। ठीक है आनंद, शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नताशा, आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि अलग अलग स्टॉक्स में समय क्या क्या आ सकता है। सुमित, फिर से जैसे हमने कहा शुरुआत में कि मार्केट के अंदर एक बार वॉलेटिलिटी इंडेक्स को भी आप देखते रहें। कल FIs को देखें, रुपए को देखें और ग्लोबल मार्केट को देख लें। 4 चीज़ अगर आपके फेवर में कम से कम 3 भी आ जाए, और टाटा सन्स को भी देख लें। अगर 3 चीज़ भी आपके फेवर में आ जाए 5 में से, तो आप वोट गेन कर जाएंगे और मार्केट में आप पुल बैक देख सकते हैं।